नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई इस टाइम वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में, बहुत सारी क्राइसिस भी चल रही हैं और इसी बीच हर एक देश अपने नए नए रंग भी दिखा रहा है। तो ये जो खबर आ रही है ये आ रही है यूएनएससी से, जिसमें ईरान के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया गया और उसमें सबसे बड़ी चीज जो नोटिस करने वाली थी कि भारत ने ईरान के अगेंस्ट वोटिंग करी है और वहीं पर चीन और आपके जो रशिया है उसका क्या स्टैंड रहा है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। खबर जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि भाई अभी तक आपने देखा होगा कई सारे ऐसे मौके आए जहां पर या तो इंडिया ने अब्सटेन किया है यानी कि वोटिंग नहीं करी है, लेकिन कभी खिलाफ वोटिंग नहीं करी थी ईरान के। इट्स अ फर्स्ट टाइम जब इंडिया ने ईरान के खिलाफ वोटिंग करी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुझे लगता है इस पूरी जंग में जो अभी तक ये कहा जा रहा था ना कि शायद हम ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान की तरफ झुकाव रख रहे हैं, तो वो सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। चलिए समझते हैं और यहाँ पर बातचीत करते हैं। तो यूएनएससी में जैसे कि रेजोल्यूशन आया, लेकर के कौन आया था जानना जरूरी है, तो भाई वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन ये रेजोल्यूशन लेकर के आया है और क्या इसमें चीजें रही है। ठीक है, आगे आते हैं। तो इंडिया को स्पॉन्सर्स रिजोल्यूशन एट यूएनएससी कंडेमनिंग ईरान अटैक ऑन दी गल्फ नेशन। यहां पर ये बोला गया है कि गल्फ नेशन में जो अटैक किए जा रहे हैं, तो भारत भी इसकी निंदा कर रहा है और कह रहा है कि इस तरीके से जो अटैक किए गए हैं ये नहीं होने चाहिए थे। आगे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया। अब इस प्रस्ताव को लाने वाला कौन था, तो भैया बहरीन ये लेकर के आया था। कौन? बहरीन ये प्रस्ताव लेकर के आया था। ठीक है, जिसका समर्थन भारत ने भी किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और पता होनी चाहिए कि क्योंकि इससे ना पूरा जियोपॉलिटिक्स का रुख हमारा बदल रहा है। चलो, इस प्रस्ताव में खाड़ी सहयोग परिषद जो हमारा जीसीसी है, इसके देशों और जॉर्डन पर ईरान के कई बड़े हमले जो किए हैं, जिसकी कड़ी निंदा भी की गई है। साथ ही इस प्रस्ताव में ईरान से तुरंत हमले रोकने की मांग की गई है, क्योंकि ईरान के जो नए लीडर थे जिनका नाम है मुस्तफा खामेनेई, इन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि हम शांति प्रिय देश हैं, हमें शांति पसंद है। और दूसरा जो इन्होंने सबसे बड़ा मैसेज दिया कि भाई हम हमले बंद नहीं करेंगे, अब हम अपने दुश्मन को मजा चखा के रहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे लीडर को मारा है। तो इसीलिए यहां पर ये कहा जा रहा था कि तुरंत जो ईरान है वो हमले बंद कर दे। ये कहा गया, जब एक दिन पहले ये कहा गया था जो मुस्तफा है कि हम हमले बंद नहीं करेंगे, और आज रिजोल्यूशन आ गया। तो इसलिए जरूरी है, समझना पड़ेगा आपको कि क्यों ये यहाँ पर आया है। इसके अलावा उन चेतावनियों की भी आलोचना की गई जिसमें उसने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की बात कही थी। अच्छा, अब ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है आप सभी को पता है कि भैया क्यों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखो, यूएस इजराइल अटैक ऑन द ईरान अंडर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ये आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन सा ऑपरेशन चला रहा है यहाँ पर। तो यूएस और इजराइल जो इस पर अटैक कर रहे हैं वो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत अटैक कर रहे हैं। आगे आते हैं। तो ये कहां पर इन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए और कहां पर इन्होंने हमले किए, तो आप देख लीजिए कि ये पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो इस समय बर्न हो रहा है। बहरीन हो, चाहे आपका कुवैत हो, चाहे कतर हो हमारा, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान हो जाए, जहां पर सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, हर जगह पर यहाँ पे तबाही मचाई है, हर जगह पर हमले किए हैं। और ये हमले ऐसे नहीं थे कि पर्टिकुलर सिर्फ मिलिट्री बेस पे किए गए, सिविलियन हमले भी किए गए, जिसमें बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई है, बहुत सारी महिलाओं की भी डेथ हुई है। इसलिए जब मानवाधिकार की बात आई, जब मानवाधिकार उल्लंघन की बात आई, तब जाकर के भारत ने ईरान का सपोर्ट नहीं किया बल्कि ईरान के खिलाफ वोट दिया है। ये देखो पेजिस्कियान है, आप देखिए कहां पर हुए। तो यूएई में, कतर में, कुवैत में हमले किए गए। यहाँ पर 28 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक इन्होंने कंटिन्यू हमले किए हैं, मिसाइलें गिराई हैं। जॉर्डन पर हुआ है हमारे एम्बेसी इन कुवैत, तो एम्बेसी देखिए किस तरीके से धू करके भाई एम्बेसी जल रही है। ये हमलों का मंजर था जो ईरान के द्वारा किया गया। ये देखिए, ये सभी वो क्षेत्र हैं जहां पर हमले किए गए और इसके बाद ये पूरा जो सिनेरियो है वो बदलता हुआ नजर आया। Coordinated Irani offense against the military and the civilian targets in the Middle East from the 28 फरवरी to 1 मार्च। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये थी कि इन्होंने ये जो हमले किए ना, सिर्फ ये नहीं थे कि मिलिट्री बेसिस पे किए हों, ये हमले सिविलियंस के ऊपर हुए, तब जाकर के इसको मानवाधिकार उल्लंघन बताया गया। देखिए किस तरीके से स्मोक राइज हो रही है, फ्लेम निकल रही है यूएस कॉन्सुलेट इन दुबई में आफ्टर जब ये हमले कर देते हैं। अब हॉर्मुज स्ट्रेट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हमें पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? ऑयल, पूरा का पूरा ऑयल सप्लाई तो इसी से होता है। इसी रास्ते से इंडिया अपना 50% ऑयल मंगाता है और दुनिया का 20% ऑयल भी इसी रास्ते
से सप्लाई किया जाता है। अब जब देखा गया कि भाई ऑयल की सप्लाई, आप देखो इंडिया में क्या मारामारी चल रही है गैस को लेकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक हवा बना दिया गया ये। और मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज गैस का कोई बहुत ज्यादा शॉर्टेज नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि गैस का जो स्टोरेज है वो लोगों ने करना शुरू कर दिया है। आप दूसरे के बारे में भी सोचें, एक रिस्पॉन्सिबल सिविलियन बने और अपना जो स्टोरेज आपने घर में 5-5 6-6 सिलेंडर रख रखे हैं, जो नीडी है एटलीस्ट आप उनको दें। ये एक बेस्ट तरीका है अपने देश में जब कोई ऐसी समस्या आती है तो एक दूसरे का हेल्प करने का। एंड दैट्स माई आई जस्ट रिक्वेस्ट यू। और जिसको लगता है कि भाई नहीं मिल रहा है तो गो स्विच टू द इंडक्शन, आप ये कर सकते हो। सो नाउ तो इसके बाद क्या होता है कि जब पूरा मिडिल ईस्ट जो डिपेंडेंट है, उनकी इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा आधार क्या हो जाता है भाई, ऑयल देना, ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करना। अगर वो नहीं हो पाएगा तो एक तो इनकी इकोनॉमी भी ध्वस्त होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, प्लस यहाँ पर जो सिविलियंस लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा पर भी बात आ जाएगी। दुबई जैसा देश जो क्लेम करता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित देश हो जाता है, वहां पर हमला होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टूरिज्म वहां का अफेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। नाउ अब देखो, जैसे मैंने बताया कि दुबई कितना खूबसूरत है, लोग घूमने जाते हैं ना। जब ये हमले शुरू हुए तो मिडिल ईस्ट में स्पेशली जो दुबई है वहां पर टूरिस्ट का जो रेट है वो गिरता हुआ नजर आया। लोग दुबई की फ्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं, दुबई जा नहीं रहे हैं, तो इससे आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। प्लस आप उसकी तेल आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, आगे उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे नेशन अब क्या हो गए, पूरी तरीके से ईरान के खिलाफ हो गए। अब हमें समझना ये होगा कि जो इंडिया है, अभी पास में हमने देखा कि बहुत ऐसा टाइम आया जब हमने ईरान के खिलाफ वोटिंग नहीं करी, या तो हमने वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, लेकिन खिलाफ हम कभी नहीं गए। इट्स द फर्स्ट टाइम जब हम खिलाफ जा रहे हैं। यानी कि सीधा सीधा इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया का झुकाव यूएस और जो मिडिल ईस्ट है उसकी तरफ है। झुकाव होने के कारण भी अच्छा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा। सो पीएम मोदी स्पीक्स टू यूएई प्रेसिडेंट। जब ये हमले होते हैं तो वो यूएई प्रेसिडेंट से बात करते हैं और कहते हैं कि भैया इंडिया उनके साथ खड़ा है इन तरीकों के हमले में और वो भी शांति चाहता है। पीएम मोदी स्पीक टू गल्फ नेशन ऑन दी ऑनगोइंग क्लैश। ये अभी सब कुछ चल रहा है, ऑन प्रोसेस ये सारी चीजें हो रही हैं। और किस तरीके से देखो बैलेंस्ड अप्रोच इंडिया अपनाएगा वो आपको पता चलेगा। इंडिया एक तरफ यूएन में क्या कर रहा है, ईरान के खिलाफ वोटिंग कर रहा है, उसी दिन शाम को वो क्या करता है कि ईरान के जो हेड है उनसे बात भी करता है कि देखो भाई, मतलब एक तरफ हमने आपके खिलाफ वोटिंग करी है, इसे तो कहते हैं बैलेंस अप्रोच अपनाना। दूसरी तरफ वो बात करके चीजों को शॉर्ट आउट करने का भी ट्राई कर रहा है। कल आपको याद होगा कि ईरान से अपना पहला जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को क्रॉस करके इंडिया में आया है, ऑयल सप्लाई हुई है, तो ये भी एक बड़ी चीज हो जाती है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि एक तरफ ईरान जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट से उसका जहाज भेज रहा है, दूसरी तरफ इंडिया ने क्या किया है, यूएनएससी में उसके खिलाफ वोटिंग कर दिया है। तो क्या उससे बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, क्या फिर से इंडिया के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाएगा? तो इस पर भी बातचीत करूंगी कि कैसे चेंजमेंट आएंगे, कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट इंडिया के लिए अब भी बंद नहीं होगा। हम पावरफुल स्थिति में है भाई, क्योंकि हम सपोर्ट सबका नहीं कर रहे हैं। जहां पर हमें सही स्टैंड लेना होता है, जहां पर हमें लगता है कि भाई यहां पर जरूरी है, वहां पर इंडिया अब स्टैंड ले रहा है। इंडिया इज वेरी स्मार्ट राइट नाउ। हमें पता है कब कौन सा पत्ता फेंकना है, कब कौन सा पत्ता रख लेना है। ये पत्ता फेंका गया है, रखा नहीं गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यूएनएससी, अगर हम संगठन की बात करें, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा भाई यूएनएससी क्या होता है, तो आपके लिए जरूरी है। यूएनएससी में 15 देश इस समय शामिल हो जाते हैं। फिलहाल इसकी जो अध्यक्षता है वो अमेरिका के पास है। संगठन ने बुधवार को इस प्रस्ताव को पारित किया और इस प्रस्ताव के पक्ष में 13 वोट पड़े। ये जो आए थे ना कि ईरान हमला बंद करे और जो सीज फायर है वो करे, तो इसके पक्ष में 13 वोट पड़े हैं। आगे आते हैं। स्थायी सदस्य यहाँ पर चीन और रूस जो है, उन्होंने वोटिंग नहीं करी, अपने आप को इससे अलग कर लिया, ना ही पक्ष में गए ना ही विपक्ष में गए। वहीं भारत पहले ही खाड़ी देशों के हमलों की निंदा कर चुका था, तो वो इस संघर्ष में खाड़ी देशों के साथ खड़ा हुआ नजर आया और ईरान के हमलों की निंदा करा और कहा कि भाई ये हमले उस देश की जो क्षेत्रीय अखंडता है और जो आपकी संप्रभुता है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। अब एक इमेज में थोड़ा सा हम यूएनएससी के बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट इज यूएनएससी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो देखो भैया, इसका फुल नेम जो हो जाता है वो हो जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एक ही मिनट में पूरा समझ में आ जाएगा यूएनएससी क्या है। परमानेंट हेडक्वार्टर इसका कहां पर हो जाता है, तो भैया यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में हो जाता है। लोकेशन चर्च हाउस वेस्टमिंस्टर लंदन में हो जाती है। फर्स्ट सेशन इसका जो हुआ था वो 17 जनवरी 1946 को हुआ था। जो इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या हो जाता है,
टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये इसका मेन मोटिव है। इसलिए आपको पता होगा जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात आती है, जब भी कोई ऐसी चीज होती है जहां पर दो देशों के बीच में कोई दिक्कतें चल रही होती है, रूस यूक्रेन वॉर, तो भाई मोटिव ही है कि इनको इंटरनेशनल जो पीस है सिक्योरिटी उसको मेंटेन करना है। तो रिजोल्यूशन ऑफ कोर्स यहाँ पर यूएन में ही लाए जाएंगे और अध्यक्ष यूएस हो जाता है। इट इज वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये आपके 6 मेन ऑर्गन्स जो है उसमें से एक हो जाता है। अब इसके बात कर लेते हैं मेंबर्स की बात करते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर हैं। भारत समय समय पर अपनी दावेदारी ठोकता रहता है कि भाई आप लोग मुझे सपोर्ट करो, परमानेंट मेंबर बनाओ, बिकॉज हम एशिया में इतना बड़ा क्षेत्र हो जाता है, उसका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, बट मानता नहीं है कोई, सपोर्ट नहीं कर रहा है इंडिया को, मेन बात ये है। तो 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हो जाते हैं। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड दी यूएस हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं ये सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है। तो 5 तो परमानेंट मेंबर है ही है, ये तो सीट अलॉट हो गई। अफ्रीका से हर 2 साल में हमारे 3 जो देश हैं उनको चुना जाता है। एशिया से 2 कंट्रीज को चुना जाता है। इसके बाद लैटिन अमेरिका से 2 कंट्रीज रहती हैं, और तो वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप से टोटल मिलाकर के 3 जो कंट्रीज हैं उनको चूज किया जाता है। अब ये जो ईच ईयर में आप देखोगे, द जनरल असेंबली इलेक्टेड 5 नॉन permanent members for 2 years term. The 10 non-permanent seats are distributed on this basis. Now बात कर लेते हैं अभी प्रेजेंट समय में कितने परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हो जाते हैं। You all know that 5 permanent members are China, France, Russia and United Kingdom and US. और 10 परमानेंट मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहरीन है जो ये रिजोल्यूशन लेकर के आया है यूएन में, कोलंबिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, डेनमार्क है, ग्रीस है, लातविया है, लाइबेरिया है, पाकिस्तान है, पनामा है एंड सोमालिया है। एशिया से 2 होते हैं, तो भाई इंडिया इस बार नहीं है, उसकी जगह पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया है किसका? इसी रेजोल्यूशन का। चलो आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं यूएनएससी प्रस्ताव की बड़ी मांगे क्या थी जो इसमें लाई गई, क्या मांगे थी। तो इस प्रस्ताव में खाड़ी देशों के लिए किए गए हमलों की निंदा की कि ये जो खाड़ी देश पर हमले हो रहे हैं ये गलत हो जाते हैं। साथ ही बताया गया कि उनके ऐसे कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग हो रही है, सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। और आगे इसमें ये मांग रखी गई थी कि पहली बात तो वो तुरंत हमले बंद करें, प्लस ये जो बार बार हमें उकसाने वाली चीज कर रहे हैं छोटे छोटे हमले करके, उन पर भी कुछ नियम कायदे कानून बनाया जाए, और धमकी जो आप हमें दे रहे हो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की, वो भी आप तुरंत बंद कर दे। अब यहाँ पर ये 2 लोग अलग खड़े नजर आए, इन्होंने कोई भी वोटिंग नहीं करी है, अपने आप को इससे दूर रखा है। तो ये है वो देश जिन्होंने अप्रूव किया, ये है वो देश जो इससे एब्स्टेन रहे, चाइना एंड दी रशिया। नाउ अब इंडिया का क्या पूरा मोटिव रहा है इसको लेकर के, अभी आगे इसमें क्या डेवलपमेंट चल रहा है। तो इंडिया ने बोला है भैया गवर्नमेंट हैज ओनली वन रिलीजन विच इज इंडिया फर्स्ट। तो हम इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपना रहे हैं, हमें जहां लगेगा कि ये चीज जरूरी है वो इंडिया करेगा, वो चाहे किसी के पक्ष में जाए चाहे विपक्ष में जाए। ठीक है, तो देखो ये पहला मौका है जब संयुक्त राष्ट्र में पश्चिमी एशिया संकट से जुड़े प्रस्ताव पर इंडिया ने अगेंस्ट में वोटिंग करी है। वरना आप देखोगे 2005 में भी जब परमाणु ऊर्जा संवर्धन की बात हो रही थी और ईरान के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव लाया गया था, तब इंडिया ने अपने आप को एब्स्टेन किया था, उसने वोटिंग नहीं करी थी ईरान के न पक्ष में और ना ही विपक्ष में। इस बार ईरान पर हमले की शुरुआत से ही भारत ने संकेत दिया है कि उसका झुकाव किसकी तरफ है, मिडिल ईस्ट और साथ ही साथ खाड़ी देशों की तरफ। अच्छा, इसके झुकाव के कारण भी हैं। खाड़ी देशों की अगर मैं बात करूं भैया, 1 करोड़ से ज्यादा हमारे सिटीजन्स रहते हैं, रेमिटेंसेस हमें वहां से बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं, हमारी जीडीपी में 3.5% का हिस्सा है जो यहां से पैसा आता है रेमिटेंसेस का। तो ये है बड़ी चीज, इसलिए यहां पर झुकाव आपको देखने को मिलेगा। खाड़ी देश जैसे कि सऊदी, यूएई, कतर में भारत में ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा ये पूरा भी करता है, इसलिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया 1 करोड़ से ज्यादा लोग निवास करते हैं, जबकि ईरान में सिर्फ 9,000 भारतीय रहते हैं, तो ये एक बड़ी चीज है। पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद दोनों ही ये कह चुके हैं कि खाड़ी देशों में रहने वाले 1 करोड़ भारतीय भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसके लिए अगर हमें हमले बंद करवाने के लिए विपक्ष में वोटिंग करनी पड़े तो हम करेंगे, और ये करके दिखाया इंडिया ने। इंडिया रिसीव फर्स्ट क्रूड ऑयल, जैसे मैंने आपको बताया कि इसी बीच कल ही हमारा पहला ये बेड़ा हमें मिला है जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को क्रॉस करके आया है। और कुछ डेवलपमेंट आपको पता होंगे दैट जो एस जयशंकर प्रसाद है ये ट्वीट करके बताते हैं दैट हैड अनदर कन्वर्सेशन, इसी बीच वो बातचीत भी कर रहे हैं
जो हमारे ईरानियन जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हो जाते हैं. सो हैड अनदर कन्वर्सेशन विद द ईरानियन FM आरागची yesterday night, discuss bilateral matters as also a BRICS related issues. तो यहाँ पर बातचीत चल रही है, कंटिन्यूअस ट्वीट भी किया जा रहा है, पोस्ट भी किया जा रहा है, यानी कि इंडिया एक तरफ क्या कर रहा है, अपने भारतीयों जो भारतीय नागरिक हैं उनको सर्वोच्चता पर रखते हुए ईरान के खिलाफ भी वोटिंग दे रहा है, प्लस यहाँ पर इस मामले को सुलटाने के लिए आगे बातचीत भी करी जा रही है ताकि चीजों को नॉर्मल किया जाए. और बातचीत हुई, इसी के बाद हमें ये पहला बेड़ा रिसीव भी हुआ है. तो मानना पड़ेगा कूटनीतिक तौर पर भारत बढ़िया खेल खेल रहा है इस टाइम, राइट. तो यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि कैसे आगे चीजें होंगी, क्या क्या इसमें आगे स्टेप्स हमें लेने हैं और कैसे जो शांति है इसकी तरफ हम बढ़ेंगे. बाकी इसमें मिलिट्री बेसिस और बहुत सारी चीजों के बारे में भी डिस्कशन हुए हैं. फ्यूचर में जो भी इसके आगे चीजें होती हैं या फिर कोई भी डेवलपमेंट होता है देन वी विल डिस्कस. बाकी आप सभी की क्या राय है इसको लेकर के जरूर बताएगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच.